नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल BSV एजुकेशन पर। इस चैनल के माध्यम से आप बिहार बोर्ड के विभिन्न कक्षाओं के विषय को पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड 10th के NCERT अर्थशास्त्र की जो पुस्तक है उससे लिए गए अति महत्वपूर्ण लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और उत्तर पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम इकाई 1 जो कि है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास से प्रश्नों को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, अर्थव्यवस्था क्या है? उत्तर, ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। इकोनॉमी इज द सिस्टम ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड। दूसरे शब्दों में, अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। और इसी को संक्षेप में देखें तो अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। प्रश्न 2, उपनिवेश क्या है? उत्तर, जब कोई भी देश किसी समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है और उसके समस्त आर्थिक एवं व्यावसायिक कार्यों का निर्देशन एवं नियंत्रण शासक देश का होता है तो ऐसे शासित देश को शासक देश का उपनिवेश कहा जाता है। भारत करीब 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन का एक उपनिवेश था। तीसरा प्रश्न है, आर्थिक क्रियाएं क्या है? उत्तर, हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। चौथा प्रश्न, अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं? उत्तर, अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था एवं तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। प्रश्न 5, अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? उत्तर, विभाजन के तौर पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राथमिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र एवं तीसरा तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। प्रश्न 6, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र एवं तृतीयक क्षेत्र को परिभाषित करें। उत्तर, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना जैसे व्यवसाय आते हैं। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत खनिज, व्यवसाय, निर्माण कार्य, जनोपयोगी सेवाएं जैसे गैस और बिजली आदि के उत्पादन आते हैं। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक एवं बीमा, परिवहन, संचार एवं व्यापार आदि क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। यह क्रियाएं प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों की क्रियाओं को सहायता प्रदान करती हैं, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है। प्रश्न 7, समावेशी विकास क्या है? उत्तर, आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता नहीं रहे, तो ऐसे ही विकास की क्रिया को समावेशी विकास कहा जाता है। प्रश्न 8, आर्थिक विकास क्या है? उत्तर, प्रोफेसर रोस्टोव के अनुसार आर्थिक विकास एक ओर श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच का संबंध है। प्रश्न 9, सतत विकास क्या है? उत्तर, सतत विकास का शाब्दिक अर्थ है ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिका हुआ न रह सके। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। प्रश्न 10, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर है, दर्शाएं। उत्तर, मेडिसन नामक अर्थशास्त्री के अनुसार धनी देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक वृद्धि का सूचक होता है, जबकि निर्धन देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक विकास का सूचक होता है। प्रश्न 11, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? उत्तर, योजना आयोग का गठन भारत में 15 मार्च 1950 को किया गया। इसके पदेन अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके प्रथम अध्यक्ष थे। प्रश्न 12, आर्थिक नियोजन का क्या अर्थ है? उत्तर, राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना ही आर्थिक नियोजन है।
प्रश्न 13, राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? उत्तर, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। इसका गठन आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों तथा योजना आयोग के बीच तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके पदेन सदस्य होते हैं। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना बनाने का कार्य योजना आयोग का है और अंत में यह राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित होती है। प्रश्न 14, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? उत्तर, वस्तु विनिमय प्रणाली वह प्रक्रिया है जिससे वस्तु से वस्तु का लेन देन होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली वह प्रक्रिया है जिससे वस्तु से वस्तु का लेन देन होता है। प्रश्न 15, मौद्रिक प्रणाली क्या है? उत्तर, मुद्रा से वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय मौद्रिक प्रणाली कहलाता है। मुद्रा से वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय मौद्रिक प्रणाली कहलाता है। प्रश्न 16, बैंकिंग प्रणाली क्या है? उत्तर, बैंक के माध्यम से चेक के द्वारा विनिमय अथवा लेन देन की क्रिया का संपादन बैंकिंग प्रणाली कहलाता है। कोर बैंकिंग प्रणाली क्या है? कोर बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत एक संकेत से एक व्यक्ति के खाते से दूर अवस्थित दूसरे व्यक्ति को उसी बैंक के माध्यम से पैसे का हस्तांतरण किया जाता है। प्रश्न 18, एटीएम कार्ड क्या है अथवा एटीएम प्रणाली क्या है? उत्तर, प्लास्टिक के एक छोटे से कार्ड पर अंकित सूक्ष्म संकेत के आधार पर कहीं भी तथा किसी समय निर्धारित बैंक के केंद्र से पैसे निकालने की सुविधा एटीएम प्रणाली कहलाती है। प्रश्न 19, डेबिट कार्ड क्या है? उत्तर, बैंक द्वारा दिया गया प्लास्टिक का कार्ड जिसके द्वारा बैंक में अपनी जमा राशि के पैसे का उपयोग करना डेबिट कार्ड कहलाता है। प्रश्न 20, क्रेडिट कार्ड क्या है? उत्तर, बैंक द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक का एक कार्ड जिसके आधार पर उसके धारक द्वारा पैसे अथवा वस्तु प्राप्त किया जाता है। प्रश्न 21, राष्ट्रीय आय क्या है? उत्तर, किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इस प्रकार जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वह देश अविकसित कहलाता है। प्रश्न 22, प्रति व्यक्ति आय क्या है? उत्तर, प्रति व्यक्ति आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भाग आता है अथवा जो भागफल आता है वह प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। फॉर्मूले के रूप में अगर देखें तो प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। फिर से एक बार, राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है वह प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। फॉर्मूला के रूप में प्रति व्यक्ति आय इक्वल टू राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। प्रश्न 23, आधारिक संरचना क्या है? आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं। वे सभी तत्व जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि देश के आर्थिक विकास के आधार हैं। उन्हें देश का आधारिक संरचना या आधारभूत ढांचा कहा जाता है। प्रश्न 24, मानव विकास सूचकांक क्या है? उत्तर, यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा महबूब उल हक के निर्देशन में तैयार की गई पहली मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तावित किया गया था। फॉर्मूले के रूप में अगर देखें तो मानव विकास सूचकांक इक्वल टू जीवन आशा प्लस शिक्षा प्राप्ति सूचकांक प्लस जीवन स्तर सूचकांक। प्रश्न 25, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण हैं? बिहार के पिछड़ेपन दूर करने के लिए कुछ मुख्य उपाय बताएं। उत्तर, बिहार के पिछड़ेपन के कारण आर्थिक दृष्टि से बिहार के पिछड़ेपन के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। पहला, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। दूसरा, आधारिक संरचना का अभाव। तीसरा, कृषि पर निर्भरता। चौथा, बाढ़ तथा सूखा से क्षति। पांचवा, औद्योगिक पिछड़ापन। छठा, गरीबी। सातवां, खराब विधि व्यवस्था। आठवां, कुशल प्रशासन का अभाव। बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं। पहला, जनसंख्या पर नियंत्रण। दूसरा, कृषि का तेजी से विकास। तीसरा, बाढ़ पर नियंत्रण। चौथा, आधारिक संरचना का विकास। पांचवा,
उद्योगों का विकास। छठा, गरीबी दूर करना। सातवां, शांति व्यवस्था की स्थापना। तथा आठवां, स्वच्छ तथा ईमानदार प्रशासन। प्रश्न 26, कृषि जनित उद्योग से क्या तात्पर्य है? उत्तर, ऐसे उद्योग जो कृषि उत्पादन पर आश्रित हैं अथवा जिनके उत्पादन में कृषि क्षेत्र से कच्चा माल आता है उसे कृषि जनित उद्योग कहते हैं। उदाहरण के लिए आम से अचार बनाना, टमाटर से टमाटर सॉस बनाना आदि। प्रश्न 27, नरेगा क्या है? उत्तर, नरेगा ग्रामीण रोजगार देने की एक राष्ट्रीय योजना है। इसके अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। इसके लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित है। प्रश्न 28, गरीबी रेखा से क्या समझते हैं? उत्तर, गरीबी को निर्धारित करने के लिए योजना आयोग द्वारा सीमांकन किया गया है। गरीबी रेखा कैलोरी मापदंड पर आधारित है। ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। अर्थशास्त्र में गरीबी की माप की यह एक काल्पनिक रेखा है। इस रेखा से नीचे के लोगों को गरीबी रेखा के नीचे अर्थात बिलो प्रॉवर्टी लाइन अथवा BPL माना जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें तथा हमारे YouTube चैनल BSAB एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बिहार बोर्ड से रिलेटेड और भी वीडियो इस पर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।